जी स्टूडेंट, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि रिलेशन डेटाबेस कौन सी होती है हमारे पास AWS के अंदर। तो AWS के अंदर जो हमारे पास रिलेशन डेटाबेस होती है वो हमारे पास होती है RDS। और RDS के अंदर डिफरेंट डेटाबेस इंजन होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो उसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया कि RDS क्या होता है, वो कितने डेटाबेस इंजन को सपोर्ट करता है, RDS के अंदर कौन कौन से फंक्शन होते हैं, अरोरा क्या होता है, वो किस तरह काम करता है, वो हमने डिटेल में पढ़ लिया था। आज हम इसकी करेंगे लैब। ठीक है, तो लैब परफॉर्म करने के लिए हम हमें क्या चाहिए, रिलेशनल डेटाबेस। तो आप यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे माई एसक्यूएल चेक करें, आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ पे ओरेकल सर्च करें, आपको नहीं मिलेगा। आपको कोई भी रिलेशनल डेटाबेस चाहिए तो आपने RDS को ही यूज करना है। तो RDS आपकी डेटाबेस सर्विस है, ये कोई डेटाबेस इंजन नहीं है, सर्विस है आपकी। इसके अंदर डिफरेंट डेटाबेस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप हमेशा RDS को ही चूज करेंगे जब भी आपने कोई रिलेशनल डेटाबेस को यूज करना है। तो मैंने RDS को वहां पे चूज कर लिया और ये हमारा डैशबोर्ड आ गया। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट डेटाबेसेस। पहले मैं देख रहा था मेरे पास कोई डेटाबेस पहले से बनी हुई है या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी डेटाबेस नहीं बनी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपने क्रिएट डेटाबेस। तो इस पे क्लिक करें क्रिएट डेटाबेस के ऊपर। यहाँ पे देखें दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है इजी। अगर मैं इजी पे क्लिक करता हूँ तो बहुत सारे ऑप्शन मुझे यहाँ पे नहीं मिलेंगे, बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। ये नीचे देखें, उसका मास्टर नेम, DB क्लस्टर आइडेंटिफायर, सारा कुछ क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट हो गया। तो उसका पासवर्ड भी ऑटो जनरेट हो गया। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन मुझे हिडन हो गए, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गए यहाँ पे। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं सारा काम अपने तरीके से करना चाहता हूँ, कस्टमाइज तरीके से, तो यहाँ पे फिर आप स्टैंडर्ड यूज करेंगे। तो हम अपने लैब के अंदर भी स्टैंडर्ड ही यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट डेटाबेसेस हैं आपके पास, तो हम अरोरा यूज करेंगे। RDS वैसे आपके पास 6 डेटाबेस इंजन को सपोर्ट करता है, अरोरा को, पोस्टग्रे, माई एसक्यूएल, मारीडीबी, ओरेकल और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल। लेकिन जो अरोरा होता है वो सिर्फ 2 डेटाबेस को सपोर्ट करता है, एक माई सीक्वल को और एक पोस्टग्रे को। ठीक है, ये आपको आइडिया होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। उसके अलावा जो RDS होता है वो हमें रीड रेप्लिका भी प्रोवाइड करवाता है। सिर्फ यहाँ पे एक ओरेकल और एक माइक्रोसॉफ्ट, ये दोनों रीड रेप्लिका प्रोवाइड नहीं करवाते। इनके अलावा जो बाकी चीजें हैं, वो सारे हमें, जो 4 डेटाबेस हैं वो हमें रीड रेप्लिका प्रोवाइड करवाते हैं। तो आज हम जो लैब करेंगे वो हम करेंगे अरोरा माई एसक्यूएल की। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है अरोरा माई एसक्यूएल के ऊपर। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं साइड पे इसके कुछ आ रहे हैं कि जो अरोरा एसक्यूएल होता है, अप टू 5 टाइम थ्रूपुट ऑफ माई सीक्वल कम्युनिटी एडिशन, ये 5 टाइम फास्ट होता है किससे, माई सीक्वल से। ये देखिए, एक है आपके पास माई एसक्यूएल, एक है अरोरा माई एसक्यूएल। इन दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। ठीक है, माई एसक्यूएल सिंपल माई एसक्यूएल है जो RDS प्रोवाइड कर रहा है, और जो ये वाला माई एसक्यूएल है, इसका मतलब है कि आप यहाँ पे अरोरा डाटाबेस यूज कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि आप अगर माई सीक्वल अरोरा यूज करेंगे तो ये इस माई सीक्वल से 5 टाइम फास्टर है, इसकी परफॉर्मेंस बेटर है। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर आपको 128 टेराबाइट तक स्टोरेज मिलेगी। अगर आप सिंपल माई एसक्यूएल यूज करेंगे तो इसके अंदर आपको यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ 64 टेराबाइट स्टोरेज मिलेगी, ज्यादा नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको 128 टेराबाइट मिलती है। तो कुछ डिफरेंस होते हैं इसके अंदर। उसके अलावा अरोरा के अंदर आपको रीड रेप्लिका 15 रीड रेप्लिका मिलते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट चीजें होती हैं। ये जो रीड रेप्लिका कितने मिलते हैं, ये नंबर आपके क्लाउड प्रैक्टिशनर के ऊपर जरूरी नहीं है, या वहां पे जाके पढ़ेंगे क्लाउड के अंदर, सॉरी सोल्यूशन आर्किटेक्ट के अंदर। ठीक है, तो कुछ डिफरेंस होता है जिसकी बिना पे हम चीजों को डिफरेंशिएट इस तरह करते हैं। तो यहाँ पे हमने माई सीक्वल चूज कर लिया। आपको कौन सा वर्जन चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट जो भी चूज उसी को रहने दें। आपने प्रोडक्शन के ऊपर बनाना है या डेव टेस्ट के ऊपर, तो हम इसको फिलहाल टेस्टिंग पर्पज के लिए बना रहे हैं, लैब कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसलिए मैं यहाँ पे डेव वाला चूज करूंगा। फिर वो कह रहे हैं कि इसको नेम क्या देना है आपने, तो नेम के लिए मैं इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लेता हूँ। मैं इसको ये नेम दे देता हूँ, आप कोई भी नेम दे सकते हैं। मैं क्योंकि लैब परफॉर्म कर रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ वही नेम दूंगा जो लैब के अंदर लिखे हुए हैं। अरोरा लिख दिया, मैंने उसको नेम दे दिया अपने DB क्लस्टर को। उसके बाद एडमिन, जो इसका यूजर नेम है एडमिन रख दिया। ठीक है, मैं ऑटो जनरेट नहीं करूंगा पासवर्ड, मैं खुद से यहाँ पे पासवर्ड लगाऊंगा। तो पासवर्ड यहाँ पे लगा दें admin123। सेम यहाँ पे कर लें admin123। ये मैंने पासवर्ड इसका सेट कर दिया, ये आपने याद रखना है। ठीक है,
मैं आपको बता भी देता हूँ, यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं, आपको याद रहेगा। जो मेरा यूजर नेम है, यूजर नेम क्या है मेरा, एडमिन। और जो मेरा पासवर्ड है डेटाबेस का, वो है admin123। ठीक है भाइयों, तो ये इसको मैं सेव कर रहा हूँ, बाद में इसको देखेंगे हम। जिस तरह हम EC2 बनाते हैं, तो EC2 बनाने के लिए हम अपने EC2 को इंस्टेंस क्लास देते हैं। इंस्टेंस क्लास के अंदर क्या डिफाइन करते हैं, CPU और रैम डिफाइन करते हैं। इसी तरह हम डेटाबेस बना रहे हैं, तो उसको भी हम क्या करेंगे, वर्चुअल CPU और वर्चुअल रैम भी देंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे चूज करना है। तो उसने में क्या क्या अपने T3 स्मॉल यूज करना है, तो हम T3 स्मॉल ही रहने देते हैं, वरना हमें एरर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें T3 स्मॉल के अंदर क्या मिल रहा है, 2 वर्चुअल CPU मिल रहे हैं और 2 GB रैम मिल रही है। यहाँ पे देखें, दो ऑप्शन आ रहे हैं। आप मल्टी एजी यूज करना चाहते हैं, नहीं, अगर मैं मल्टी एजी को ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, तो मेरी जो डेटाबेस है ना, आपने इसको गौर से समझना है, ये वाला मल्टी एजी और डोंट क्रिएट ऑटो अरोरा रेप्लिका, इसको समझे यहाँ पे। पहले मैं बात करता हूँ आरडीएस की, सिंपल आरडीएस की, अभी मैं अरोरा की बात नहीं कर रहा। ठीक है, आरडीएस के अंदर क्या होगा कि अगर आप कोई डेटाबेस बना रहे हैं यहाँ पे, फर्ज करें दो अवेलेबिलिटी जोन है। अगर आपको डेटाबेस यहाँ पे बनाते हैं, आरडीएस हमने कल लैब की थी, जो हमारी डेटाबेस मैनेजमेंट वाला प्लेलिस्ट है, डेटाबेस मैनेजमेंट, उसका जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट लेक्चर है, वो देखें, वहाँ पे हमने ये लैब परफॉर्म की है आरडीएस की। अगर आप आरडीएस डेटाबेस यहाँ पे बनाते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। वो कहेगा कि आप मल्टी यूज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर मैं वहां पे मल्टी को टिक कर देता हूँ, तो मेरा इसका रेप्लिका बन जाएगा दूसरे अवेलेबिलिटी जोन के अंदर। ठीक है, अगर मैं उसको टिक नहीं करता, क्रॉस करता हूँ, तो मेरा ये रेप्लिका नहीं बनेगा। ठीक है, फिर मेरा प्राइमरी सिंगल एज मेरी डेटाबेस बनेगी, दो डेटाबेस नहीं बनेगी मेरे पास। ठीक है, तो ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया। आरडीएस के अंदर अगर मल्टी एज यूज करोगे, तो आपका रेप्लिका बनेगा, और बनेगा भी दूसरे रीजन के अंदर, दूसरे सॉरी एजी के अंदर, अवेलेबिलिटी जोन के अंदर। अगर आप उसको चूज नहीं करोगे मल्टी एजी को, तो क्या होगा कि फिर आपकी सिंगल डेटाबेस बनेगी, उसकी डुप्लीकेट या उसकी एप्लीकेशन नहीं होगी, उसकी कॉपी नहीं बनेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अरोरा की। अगर हम अरोरा के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा। तो मैंने आपसे ये कहा था कि आप अगर अरोरा यूज कर रहे हैं ना, तो वहां पे आप बेशक मल्टी एजी टिक करें या अनटिक कर दें, आपके पास हमेशा दो डेटाबेस बनेंगे। अरोरा के अंदर सिर्फ दो बनती हैं, क्योंकि क्लस्टर होता है ना, तो एक प्राइमरी बनता है और एक दूसरी की कॉपी बनती है, रेप्लिका बनता है उसका। ठीक है, तो अगर तो आप यहाँ पे अनटिक करोगे, तो आपका रेप्लिका फिर भी बनेगा, लेकिन विद इन सेम अवेलेबिलिटी जोन बनेगा। लेकिन अगर आप उसको अनटिक कर देते हो, टिक कर देते हो मल्टी केजी को, आप क्या कहते हो मुझे मल्टी केजी चाहिए, तो फिर आपका जो उसका रेप्लिका बनेगा ना, वो यहाँ नहीं बनेगा, वो यहाँ बनेगा दूसरे अवेलेबिलिटी जोन के अंदर जाके। रेप्लिका बनेगा ही बनेगा अरोरा के अंदर, लेकिन वो कहाँ बनना है, वो फिर आप यहाँ पे चूज करते हैं कि अगर मल्टी एजी यूज कर रहे हैं, तो वो रेप्लिका डिफरेंट एजी में जाके बनेगा। अगर आप डोंट ये वाला यूज कर रहे हैं, तो आपका रेप्लिका विद इन सेम एजी में जाके बनेगा। फिर वहां पे आपकी रेप्लिकेशन होगी, लेकिन विद इन सेम एजी होगी। क्लियर है इसका, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। ठीक है, तो यहाँ मैं कह रहा हूँ डोंट क्रिएट अरोरा रेप्लिका, इसका मतलब ये नहीं कि रेप्लिका क्रिएट नहीं करना, करेगा, लेकिन विद इन सेम एजी करेगा। ठीक है, अगर मैं ये करता हूँ, तो फिर भी ये उसका रेप्लिका क्रिएट करेगा मेरी डेटाबेस का, लेकिन वो डिफरेंट एजी के अंदर करेगा। मैं इसको ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, नीचे आ जाए, किस वीपीसी में बनाना है, वीपीसी चूज कर ले। यहाँ पे लैब वीपीसी, मेरे पास दो वीपीसी हैं। लैब वीपीसी दो किस तरह हो सकते हैं मेरे पास भाई, इसको आराम से रिफ्रेश कर लें। तो लैब वीपीसी दो सब में, चलिए ये वाला चूज कर लेते हैं। ठीक है, जो ये वीपीसी है मेरा, उसको आपने चूज करना है। एक मिनट देख लूँ, वीपीसी दो क्यों बने हुए हैं, एक होना चाहिए हमारे अकाउंट के अंदर।
अच्छा, दो ही बने हुए हैं तो उसको देख लेते हैं कि कहाँ पे बनाना है, हमने वीपीसी कौन सा चूज करना है। तो कह रहा है कि चूज लैब वीपीसी, आपने चूज करना तो लैब वीपीसी तुम्हारे पास दो है यहाँ पे, लैब वीपीसी लैब वीपीसी। तो मैं ये देख लेता हूँ कि हमारा जो सर्वर है EC2 वो कहाँ बना हुआ है। इसकी आईडी देख लें, इसकी आईडी है A36, इसकी आईडी है 5D8। मैं EC2 पे जाता हूँ। अगर आप अपने अकाउंट से लैब परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है, वहाँ पे जो आपने एक सिंगल वीपीसी बनाया होगा तो आप उसी को सेलेक्ट करेंगे, आप कोई भी और वो शो नहीं करेगा। अभी मैं क्योंकि लैब परफॉर्म कर रहा हूँ तो इसलिए मुझे वहाँ पे थोड़ा इशू आ रहा है। ये वाला देखें, A36 वाला हमने चूज करना है, A36 वाला, ये वाला चूज करना है, ठीक है। तो A36 से हमने चूज किया यहाँ पे। सबनेट ग्रुप पहले से बना हुआ है, ये किस तरह बनाते हैं, जो डेटाबेस मैनेजमेंट वाली प्लेलिस्ट है उसका लास्ट लेक्चर जाके देखें, आपको ये आइडिया हो जाएगा कि सबनेट ग्रुप किस तरह बनाते हैं, ठीक है, वहां पे मैंने आपको बताया होगा। पब्लिक एक्सेस देनी है नहीं देनी, ऑब्वियसली नहीं देंगे अपने डेटाबेस को, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप किस तरह बनाते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप भी आप वो वाला लेक्चर देखिए जो मैंने आपको रिकमेंड किया है, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि हमने कल किस तरह डीबी सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था। तो ये पहले से बना हुआ डीबी सिक्योरिटी ग्रुप, तो इसी को मैं चूज कर लूंगा। अवेलेबिलिटी जोन, किस अवेलेबिलिटी जोन में आपने बनाना है, इसको अभी आप रहने दें तो बाइट फॉल्ट चूज कर लेगा। एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन 3306 है इसकी पोर्ट नंबर, इसको भी बाइट फॉल्ट रहने दें। इनेबल इनहेंस्ड मॉनिटरिंग, अगर आपको एडवांस टैबलेट की मॉनिटरिंग चाहिए तो फिर आप इसको टिक करेंगे। मैं इसको फिलहाल अनटिक कर रहा हूँ क्योंकि इसकी कॉस्ट पड़ती है, तो वैसे भी हम लैब परफॉर्म कर रहे हैं तो ये हमें एरर दे देगा। अगर आप अपने अकाउंट से कर रहे हैं ना परफॉर्म लैब, फिर भी आप इसको अनटिक करें, इसका फायदा कोई नहीं होगा लेकिन आपको बिल पड़ जाएगा। डेटाबेस का इनिशियल नेम क्या होगा, इनिशियल नेम इसका होगा वर्ल्ड, ठीक है। जो डेटाबेस बनेगी हमारी उसका नेम क्या होगा, वर्ल्ड होगा। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। बैकअप रिटेंशन पीरियड यहाँ पे देखें कि जो बैकअप आपके बनेंगे ऑटोमेटिकली, उसका रिटेंशन पीरियड क्या होगा। तो 1 से लेके 35 दिन तक आपके पास रिटेंशन पीरियड होता है, आप यहाँ से कोई भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 1 डे यूज कर रहे हैं तो 1 डे के लिए फ्री होता है, उसके बाद अगर आप 2 3 4 5 6 कोई भी एडिशनल डेज यूज कर रहे हैं तो फिर आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्लिक करें इनको के ऊपर। द बैकअप रिटेंशन पीरियड डिटरमाइन द पीरियड फॉर विच यू कैन परफॉर्म अ पॉइंट इन टाइम रिकवरी। अरोरा ऑफर्स 1 डे बैकअप रिटेंशन फॉर फ्री, तो 1 डे फॉर रिटेंशन पीरियड फ्री होता है। अगर आप ज्यादा यूज करेंगे तो उसके लिए फिर अब क्या होगा, आपको पे करना पड़ेगा। इनक्रिप्शन को यहाँ पे डिक्रिप्ट कर दें, इसको भी यहाँ पे अनसेट कर दें, ठीक है, क्लियर कर दें। इंक्रिप्शन लगाए नहीं यहाँ पे, बाइट फॉल्ट होती है तो कोई ऐसा इशू नहीं है यहाँ पे। तो ये हमने उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन कर ली है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली इस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट डेटाबेस के ऊपर। तो यहाँ पे देखें, दो बन गई डेटाबेस, ठीक है। ये देखें, एक अरोरा बना है, ये देखें अरोरा इंस्टेंस वन, एक ये बना है और ये उसका क्लस्टर बन गया अरोरा के नाम से। ठीक है भाइयों, ये हमारी डेटाबेस ये वाली है, लेकिन ये वाला उसका क्लस्टर बन गया है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं विद इन सेम एजी बना है, ठीक है। अगर मैं मल्टी एजी सेलेक्ट करता तो ये डिफरेंट एजी के अंदर जाके बनता उसका क्लस्टर। तो यहाँ पे देखें, जब भी डेटाबेस बनाएंगे रोरा की तो हमेशा दो बनेगी। कल हमने लैब की थी आरडीएस की, तो उसके अंदर हमने एक ही बनाया था तो एक ही बना था हमारे पास, ठीक है, दो नहीं बने थे, तो यहाँ पे दो बन रहे हैं हमेशा। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं, और जैसे क्रिएट होता है दोबारा फिर हम वापस आते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए हम थोड़ी देर बाद दोबारा मिलते हैं। यहाँ पे देखिए, हम जो डेटाबेस बना रहे थे उसका क्लस्टर बन गया है, और यहाँ पे ये हमारी ओरिजिनल डेटाबेस है और ये उसका क्लस्टर है, रेप्लिका है, ठीक है। हमारी जो डेटाबेस है वो तो अभी बन रही है, लेकिन उसका क्लस्टर फौरन से क्रिएट हो गया है। तो जो डेटाबेस ओरिजिनल होती है वो ज़रा टाइम लेती है बनने में। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ
अपने डाटाबेस के ऊपर। तो इसकी आप कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं यहाँ पे कि ये अवेलेबिलिटी जोन 2B में बनी है। ठीक है, 2B में ये बनी है हमारे पास। और उसके अलावा डिफरेंट चीज़ें इसकी कॉन्फ़िगरेशन है नीचे। अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि ये कहाँ पे बनी है, इसका जो रेप्लिका बना है वो कहाँ पे बना है, क्या विद इन सेम एजी बना है, डिफरेंट एजी बना है। तो आप यहाँ पे चले जाएं कॉन्फ़िगरेशन में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टी एजी नो। इसका मतलब है कि ये जो उसका रेप्लिका बना है वो भी सेम अवेलेबिलिटी जोन में बना है, यहाँ पे कोई उसका मल्टी एजी नहीं है। अगर मल्टी एजी करते तो उसका जो क्लस्टर होता है वो दूसरे एजी के अंदर जाके बनता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे फेल ओवर कॉन्सेप्ट नहीं होगा। अगर हमारा एजी डाउन हो गया तो हम अपने डेटाबेस को दूसरे एजी से एक्सेस नहीं कर सकते, या किसी दूसरी जगह से एक्सेस नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसका आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन नयास मॉनिटरिंग बन रही है, अभी अवेलेबल हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। इस पर दोबारा क्लिक करते हैं। एक्चुअली इसका वेट हम इसलिए कर रहे हैं कि इसको हमने कनेक्ट करवाना है, और कनेक्ट करवाने के लिए इसके हमें एंड पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पे देखें इसके एंड पॉइंट जो है वो यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। इस एंड पॉइंट को हमने यहाँ से करना है कॉपी, कंट्रोल C करके कॉपी कर लें। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं डेटाबेसिस, तो ये वाली डेटाबेस है हमारी। अब हम क्या करते हैं, हम जाते हैं EC2 के ऊपर, और यहाँ पे इसको सेशन मैनेजर के थ्रू एक्सेस करते हैं। अपने EC2 को सेशन मैनेजर के थ्रू इसको एक्सेस करते हैं, और देखते हैं कि हमारी डेटाबेस एक्सेस हो रही है जो हमने बनाई है, या नहीं हो रही है भाई। ठीक है भाइयों, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये देखिए अवेलेबल हो चुकी है, इसका स्टेटस चेंज हो गया है। अब इस स्कैन पॉइंट दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। पहले वाले भी ठीक थे, लेकिन मे भी चेंज ना आ गया उसके अंदर। अब हमने क्या करना है, इस एंड पॉइंट्स को यहाँ पे जरा पेस्ट कर दें, बाद में ये चाहिए होंगे। अब हमने अपने EC2 को डेटाबेस से कनेक्ट करवाना है। ठीक है, आपने EC2 को सर्वर को उससे कनेक्ट करवाना है। तो कनेक्ट करवाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये कमांड चलाएंगे sudo yum install MariaDB। ये क्लाइंट होता है, MariaDB क्लाइंट होता है, जिसको हमने कॉन्फ़िगर करना है अपने सर्वर के ऊपर। ये क्यों यूज किया जाता है, द MariaDB क्लाइंट इज यूज टू कनेक्ट Amazon Aurora इंस्टेंट दैट यू जस्ट क्रिएटेड। आपने EC2 को सर्वर को अपने बैकएंड के ऊपर डेटाबेस कनेक्ट करवाने के लिए हम MariaDB क्लाइंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कनेक्ट करवाएगा। तो यहाँ इस कमांड को रन करें, और जो भी MariaDB क्लाइंट है वो यहाँ पे हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। ये पैकेज सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुके हैं, ये लिखा भी हुआ है MariaDB डॉट, ये इसका वर्जन है, इंस्टॉल हो चुका है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, अब आप यहाँ पे आ जाएं, और ये हमारे पास एक कमांड होती है यहाँ पे, ये वाली जो हम पहले दिन से चला रहे हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। और ये जो एंड पॉइंट्स है ना, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। डेटाबेस के एंड पॉइंट जो है ये वाले, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें इस जगह पे। ठीक है, तो हमारी पूरी कमांड रेडी हो चुकी है। MySQL-u मतलब जो यूजर है वो एडमिन है, यूजर नेम क्या है एडमिन, और पासवर्ड क्या है उसका admin123। मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा था ताकि आपको आइडिया हो जाए। जब हम डेटाबेस बना रहे थे तभी हमने उसका यूजर नेम और पासवर्ड रख दिया था, और उसी को दोबारा यहाँ पे हम लिख रहे हैं। ठीक है, होस्ट क्या है, अरोरा है, इंस्टेंस वन है, और उसके जो होस्ट का जो हमारे पास पब्लिक आईपी है या जो एंड पॉइंट्स है वो यहाँ पे हम लिख रहे हैं। इसको आपने कॉपी करना है, और आपने इसको यहाँ पे जाके पेस्ट करना है, और आपका सर्वर जो है बैकएंड के ऊपर आपके डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये देखें कनेक्ट हो चुका है। अब अगर मैं आपको कहता हूँ शो डेटाबेसिस, तो ये देखें वर्ल्ड में डेटाबेस बनाई थी वहां पे मुझे शो कर रहा है, बिल्कुल लास्ट में वर्ल्ड डेटाबेस मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। अगर मैं कहता हूँ यूज वर्ल्ड, माई डेटाबेस चेंज हो गई है, और मैं कहता हूँ
शो कॉलम्स, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। कॉलम अभी डेटाबेस बिल्कुल एम्प्टी है, उसके अंदर कोई भी चीज मैंने स्टोर नहीं की, इसलिए वो मुझे शो नहीं कर रहा, ठीक है। तो पहले उसके अंदर कोई चीज सेव कर लेते हैं, डाटा पुट कर लेते हैं, उसके बाद हम डाटाबेस को सर्च करेंगे, डिफरेंट कमांड चलाएंगे। तो पहले ये कुछ कमांड है, इसको चला के हम डाटाबेस के अंदर ये टेबल बना लेते हैं। ये टेबल की कमांड है, ठीक है। कॉपी करें, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें, एंटर करें। इसी तरह कुछ और भी डाटा ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। इंसर्ट, आपको पता है डाटा को इंसर्ट करना हो तो इंसर्ट कमांड यूज करते हैं हमेशा। कंट्रोल सी कर लें इसको, और यहाँ पे जाके दोबारा से पेस्ट कर दें न्यू डाटा को। तो ये डाटा सेव हो चुका है माई एसक्यूएल वर्ल्ड के अंदर। कंट्रोल एल करके क्लियर कर लें। अब अगर कोई कमांड चलानी हो, हमने देखना हो अपने डाटाबेस को, तो ये वाली चला के देखें कमांड। इसका मतलब क्या है, सिलेक्ट ऑल कॉलम शो करो फ्रॉम कंट्री, कंट्री टेबल से, वेयर जी एन बी ग्रेटर देन, जिसकी जी एन पी इस अमाउंट से ज्यादा हो और जिसकी पॉपुलेशन इस अमाउंट से ज्यादा हो। तो ये कमांड यहाँ पे चलाते हैं और ये देखते हैं कि हमें डाटा को शो कर रहा है। ये देखे जी कर रहा है, पहले ही नहीं कर रहा था क्योंकि पहले हमें कोई डाटा वहाँ पे बना नहीं हुआ था, डाटा सेव ही नहीं था। हमने टेबल बनाया, टेबल के अंदर इन्फॉर्मेशन सेव की, और जब दोबारा उसको कमांड चाहिए तो मेरा डाटा एक्सेस हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम डेटाबेस के ऊपर डिफरेंट तरीकों से काम कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी लैब अमेजोन अरोरा की। ये थी अमेजोन अरोरा माई एसक्यूएल की। अगर आप आरडीएस सिंपल माई एसक्यूएल देखना चाहते हैं तो जो डेटाबेस मैनेजमेंट वाला प्लेलिस्ट है यूट्यूब के ऊपर, उसका जो लास्ट लैब है, लास्ट लेक्चर है, वहां पे जाके आप उसको देख सकते हैं। जी भाई, क्लियर है यहाँ तक?